नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। आज का मुद्दा है रेलवे मंत्रालय, जिसके ऊपर आजकल नई नई पनौती चल रही है। कभी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव होता है, तो कभी महिला मुख्य आरक्षी पर हमला किया जाता है, तो कभी रेलवे प्लेटफार्म पर बंदरों का आतंक मचता है। अब जो ताज़ा मामला आया है वो आया है उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के जो जर्जर सरकारी मकान हैं, उन मकानों में से एक मकान की रात को छत गिरी, जिसके तले एक ही परिवार के 5 लोग दबकर मर गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है, जीआरपी जिम्मेदार है, या वो परिवार जो अवैध रूप से पिछले 6 महीने से उसमें रह रहा था। रेलवे का कहना है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही इसके लिए नोटिस जारी की थी। बावजूद इसके लगभग 500 परिवार रेलवे के जर्जर भवनों में रह रहे हैं। यही तक नहीं, बल्कि रेलवे का जो सरकारी स्कूल चल रहा है वो भी सबसे जर्जर भवन में लखनऊ में चल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम में। नमस्कार। आपसे पहला सवाल है कि रेलवे की जर्जर कॉलोनी की छत तले 5 जानें चली गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? करमवीर जी, रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है अगर भारतीय परिदृश्य में देखें, और इस सवाल के जवाब देने से पहले एक टू द पॉइंट जवाब इसका नहीं दिया जा सकता, बहुत ही व्यापक इसका उत्तर होगा। मुझे एक पिक्चर याद आ गई, MS धोनी के कैरियर पे एक पिक्चर बनी थी, MS धोनी द हीरो, और उसमें जब धोनी का किरदार निभा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो दिवंगत हो गए, और जब वो टीटी का वो पा जाते हैं, रांची में जाते हैं, तो उनका दोस्त टीटी क्वार्टर में उनको रहने के लिए ले जाता है। तो वो कहता है कि MS धोनी की ये इतना बड़ा DRM का बंगला क्या, कैसे? तो उस टीटी का जो दोस्त होता है, जो टीटी होता है, वो उनसे कहता है कि भाई ये रेलवे है, भारतीय रेलवे है, यहाँ पे DRM का बंगला जो है कई बीघों में होता है। तो सवाल को इसी से आप जोड़ रहा हूँ मैं कि अभी किसी भी DRM का हो, GM का हो, उनके आवास को जाके आप देखिए तो शायद बड़े बड़े यहाँ के मंत्रियों के या बड़े बड़े लोगों, कैबिनेट स्तर के जो सचिव होंगे, उनके बंगले नहीं वहाँ पे होंगे। वो यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहते हैं। तो रेलवे अभी तक लाल फीता शाही से बाहर नहीं निकल पाया। रेड कारपेट जो अभी भी यहाँ एक संस्था बनी है, अभी भी अलग से सैलून चलता है। तो अफसरों में रेलवे का जो व्यापक है 16-17 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों की पूरी टीम है, और कई हज़ार, सैकड़ों हज़ार ट्रेनें चलाती हैं, और पूरे विश्व में भारतीय रेलवे तीसरे स्थान पर आता है। रेलवे नेटवर्क के बारे में चीन है, रूस है, उसके बाद तीसरे स्थान पर भारतीय रेलवे आता है। तो ऐसे में रेलवे कर्मचारी और रेलवे अधिकारी के मूलभूत सुविधाओं में संचालन की दृष्टि से, संरक्षा की दृष्टि से इतना गैप है कि मतलब वहाँ उधर उनकी निगाह प्रशासन की जाती नहीं। जहाँ तक आपने बात की उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के फतेहबाग की जो कॉलोनी की बात की जा रही है, शहर से बहुत दूर नहीं है। उत्तर रेलवे DRM के जो है मुख्यालय से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे निश्चित तौर पर अभी रेलवे के तरफ से बयान है, उत्तर रेलवे के सीनियर DCM ने बयान दिया कि जो उसमें 5 लोग मरे हैं, उनका रेलवे से कोई नाता नहीं था, वो रेलवे के कर्मचारी नहीं थे। तो सवाल उठता है कि आखिर में वो कौन थे जो 6 महीने से रह रहे थे? और दूसरी बात ये कि RPF जो होती है, रेलवे सुरक्षा बल, जिसका यही बेसिक काम है कि रेलवे के परिसर में जो भी उसकी चल अचल संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी संरक्षा करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग होती है। और GRP भी वहाँ कहीं ना कहीं कोई क्राइम गतिविधि ऐसा हो ना हो, उसको भी उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन, GRP, RPF की पूरी तरह से चूक रही, और केवल मंडल प्रशासन का यह कह देना कि रेलवे का इससे कोई नाता नहीं है, कोई इससे वो नहीं है, कहने को कल कोई रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास कोई बम लगा के चला जाए और कह दीजिए बम फूट जाए, कोई मर जाए, कोई वो हो जाए, तो आप उससे कहिए कि इसमें कहाँ तक हम देखें। तो ऐसी बात नहीं, रेलवे बहुत बड़ी व्यापक है और इससे हर खासो आम आदमी जुड़ता है। क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है कि रेलवे ही जब रेलगाड़ी में कोई आदमी बैठता है तो उसी एक ही पटरी होती है, एक ही ट्रेन में हर तरह के डिब्बे होते हैं, जनरल से लेकर AC से लेकर हर तरह के कोच होते हैं, तो हर क्लास के लोग बैठते हैं। तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो सबको प्रभावित करेगी एक तरीके से वो। तो ऐसे में रेलवे को केवल इस तरह के बचकानी जो जवाब देने से बचना होगा, और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ इन सब चीज़ों को, जो रेलवे कॉलोनी का जो ढांचा है, जो रेल कर्मचारी जहाँ रहते हैं, उन पर भी गौर करना होगा। बाकायदे रेल यूनियन के द्वारा लगातार ये मुद्दे उठाए जाते रहें, अखबारों की सुर्खियों में भी ये मुद्दे रहें, हर बरसात के पहले सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी उस पर आज नहीं हुआ, और जिसका नतीजा यह रहा कि उस परिवार के 5 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। रवि जी, आमतौर पर देखा जाता है कि रेलवे की जो जर्जर कॉलोनियाँ हैं उनमें एक खेल होता है, कुछ लोग किराए पर दे देते हैं, जुए और शराब के अड्डे भी वहाँ चलते हैं। तो ये खेल होता कैसे है? इसमें शामिल कौन कौन है? निश्चित तौर पर बिना
किसी अगर विभीषण के लंका को नहीं जीता सकता तो वही हाल रेलवे का है। बहुत बड़ा ढांचा इसका है। और अगर हम लखनऊ की बात करें, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, 2 मंडल यहाँ हैं, 2 DRM यहाँ पे हैं, बड़े बड़े स्टेशंस हैं। और माननीय रक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अटल जी का क्षेत्र रहा, सत्ताधारी पार्टी का यह क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है। बहुत बड़ा मंडल है, यहाँ से लेके बनारस तक और कानपुर के पहले यहाँ जो रेलवे ब्रिज है उसके पहले तक, तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक और रेलवे में आप ये बात करमवीर जी गौर करिए कि रेलवे में बाकायदे संस्था बनी हुई है। इंजीनियरिंग विभाग अलग है जिसका बिल्डिंग का देखरेख काम करना उसका है, कॉमर्शियल टीम का देखना है कि टिकटिंग क्या है या फिर रेलवे की इनकम आए या क्या है, बाकायदे। उसके बाद कार्मिक विभाग है जिसका वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी होता है, उसको ये देखना है कि कार्मिकों की रक्षा सुरक्षा या उनके जो भी पैसे वैसे राशि होती हैं, जो भुगतान राशि, उसका क्या। तो बाकायदे पूरे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रिटिश काल से ही रेलवे, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा विभाग रहा, अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1853 में पहले रेलवे चली, यानी कि उस ब्रिटिश काल से ही रेलवे आपके इंडियन मैप, इंडियन पेनिनसुला में रहा शुरू से। तो उसका ढांचा बहुत ही विस्तार तरीके से रहा है, गांव से लेकर शहर, एक क्षेत्र से लेकर दूसरे एरिया तक पूरा रहा, और इसका इस्तेमाल हर खास आम करता है। तो ऐसे में रेलवे को यह भी तय करना होगा कि जिस तरीके से जो रेलवे के बड़े जो कर्मचारी अधिकारी जो वहाँ नहीं रहते, कर्मचारियों की ही बात करेंगे, जो बड़े बड़े उनके कुछ तथाकथित नेता भी हैं जो इधर उधर रहते हैं और बाकायदे उनके गुर्गे उनके लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो है देखा जाए तो अवैध रूप से कॉलोनी वहाँ पर रहते हैं, 2-4-500 जो भी उनको मिलता है उसको रहते हैं। कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही कोई वहाँ पे औचक निरीक्षण होता है जैसे कि लोगों को वहाँ डर कोई हो। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तभी इस तरह के जो आपने बताया कि अवैध गतिविधियाँ इस तरह के जर्जर रेलवे कॉलोनियों में होती दिख रही हैं। अभी देखा गया बीते दिनों एक महिला मुख्य आरक्षी जो रेलवे की है उसके साथ सरयू एक्सप्रेस में घटना घटी, उस पर हमला किया गया। आज भी वो KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती है और GRP RPF उन हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रही। खासतौर पर GRP और RPF को बनाया सिर्फ रेलवे की सुरक्षा के लिए गया था, तो जो विभाग अपने कर्मियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उस मामले में आज एक ताज़ा अपडेट भी हुआ कि STF ने 1 लाख का इनाम की घोषणा की है। तो आप इस पूरी घटना कैसे देखते हैं? GRP और RPF का क्या स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो अवैध रूप से रहे कॉलोनियों में लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने कर्मियों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आम जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? मैंने कहा ना कि रेलवे हर खासो आम का सफ़र का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और रेलवे का आपने देखा कोरोना काल में बहुत बड़ा रोल रहा। तो रेलवे एक तरीके से लाइफ लाइन कही जाती है शुरू समय से ही। इसकी जब स्थापना हुई, इसका जब इंटरेक्शन हुआ आम लोगों से, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि जो बीते कुछ समय से जो घटनाएं बराबर लगातार अलग अलग सेक्टरों में रेलवे से जुड़े हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की छिनैती चुरैती या इस तरह के जो रेलवे कॉलोनी का गिर जाना जर्जर, और इस तरह के जो आपने कहा कि मुख्य आरक्षी जो सरयू एक्सप्रेस में अयोध्या के रेलखंड पर ये जो हादसा हुआ, तो ये सब कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की ढुलमुल गतिविधियों और उससे जुड़े जो सुरक्षा, जो रेलवे का कहा जाता है सबसे बड़ा जो मुख्य है कि सुरक्षा और संरक्षा पर सबसे बड़ा फोकस होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कहीं ना कहीं ऑपरेशन, और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कमर्शियल। तो ये 3-4 ऐसे विंग हैं जिस पर रेलवे एक प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। लेकिन मुझे याद आ गया कि जो मुख्य आरक्षी की जो महिला सिपाही के साथ जो एक ये दुर्दांत घटना हुई, जिन लोगों ने अंजाम दिया कि आज इतने दिन बीतने के बाद भी वह KGMU में वह लेडी जो मुख्य आरक्षी है, कहीं ना कहीं सांसें तो उसकी चल रही हैं, लेकिन उसके तन मन को जिस तरीके से अराजक तत्वों ने उस रेलगाड़ी में कुचला है, कब वह उससे उबर पाएगी? क्या वह बीते 10-15 साल पहले जो अरुणिमा सिन्हा, जो इस समय वीर चक्र विजेता भी हैं और माउंटेनियर रही हैं, अंबेडकर नगर में उस लड़की के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। उसको जो है कुछ अराजक तत्वों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और उसका पैर कट गया था। लेकिन हर कोई अरुणिमा सिन्हा नहीं है कि उसकी अंदर की जिजीविसा ने उसको किया, वह भी अस्पताल में भर्ती रही और फिर से वो आगे बढ़ी। कुछ लोगों ने साथ दिया, नागरिकों ने, और आज वह देश प्रदेश में अपने देश का नाम रोशन कर रही है, जो है कि पर्वतारोही में। लेकिन हर कोई अरुणिमा सिन्हा नहीं हो सकता। मुख्य आरक्षी के साथ इस तरह से जो घटना हुई है, वो कहीं न कहीं महिला रेल यात्रियों के मन में भी डर पैदा करती है, बच्चों के साथ भी डर पैदा कर रही है। और ख़ास बात यह है कि यह घटना वहाँ पे हुई, अयोध्या, जो कि इस समय सेंटर पॉइंट बना हुआ है केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक रूप से। ऐसे में रेलवे भी वहाँ लगातार व्यापक तरीके से अपने रेल नेटवर्क को, रेल परियोजनाओं को ज़मीन पर उतार रहा। इसके लिए भी कुछ दिन पहले ही अयोध्या के रेलखंड से ही गोरखपुर से PM मोदी और CM योगी ने बाकायदा जो है सबसे तेज़ तर्रार, सबसे जो हाई स्पीड की ट्रेन, अपनी वंदे भारत ट्रेन चलाई। तो इन रूटों पर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो रेलवे कैसे हम कह सकते हैं कि हम रेलवे में बैठे सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं?
जैसा कि आपने देखा, रवि जी ने बताया, रेलवे मंत्रालय को भी चाहिए खाली वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन मोदी सर द्वारा हरी झंडी दिखाने पर ही फोकस ना करे। रेल को अपनी सुरक्षा, संरक्षा, अपनी कॉलोनियों, जीआरपी और आरपीएफ पर भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ कमाई पर नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा, कहीं बंदर प्लेटफार्म पे उत्पात मचाएंगे तो कहीं चूहे 41,000 रुपये में पकड़े जाएंगे। धन्यवाद।